So the next topic is what is acceptance sampling? Because we have discussed about this part, statistical quality control, and here we can see that the first part is process control that we have discussed already about the variable charts and attribute charts. Okay. Now we are going to discuss about the acceptance sampling part. So acceptance sampling basically deals with the input and output sampling and check whether to accept the lot or to reject it. Okay. So acceptance sampling is basically to sample means सारे प्रोडक्ट्स आप नहीं चेक कर सकते हैं ना, तो आप क्या करेंगे उसमें से कुछ सैंपल लेकर के और फर्दर उनको टेस्ट करके उसके बेसिस पर पूरे लॉट का कंसिडरेशन करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक बी स्कूल में सर्वे कर रहा हूँ कि विच बी स्कूल इज द नंबर वन इन रैंकिंग, है ना, तो मैं क्या करूंगा उसमें से मैं जा करके कुछ रैंडमली स्टूडेंट्स को पिक करके और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और उसके बेसिस पर मैं अपनी ओपिनियन बना लूंगा, है ना, या उनके जो थॉट्स होंगे उनके बेसिस पर मैं अपनी ओपिनियन बना लूंगा। ठीक है, या मैं सभी को बुला करके एक पर्टिकुलर कंपटीशन करा दूंगा और उसके बेसिस पर मैं रैंकिंग दे दूंगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द एक्सेप्टेंस सैंपलिंग। ओके, so we are going to discuss it in detail. So first is what is acceptance sampling? The form of quality testing used for incoming material or the finished good. तो बेसिकली इसमें आप ये दो पार्ट चेक करते हैं कि जो इनकमिंग मटेरियल है मींस जो आपको सप्लायर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इनकमिंग मटेरियल मींस रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल आपको सप्लायर से मिल रहा है उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, और जो फिनिश्ड गुड आप डिलीवर कर रहे हैं अपने कस्टमर को, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी क्या है। दिस फिनिश्ड गुड मींस जो कि आप अपने कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर। ठीक है, तो इन दोनों की क्वालिटी को चेक करने के लिए आप एक्सेप्टेंस सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जांपल इज परचेज मटेरियल एंड कंपोनेंट एज वेल एज द फिनिश्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कि आप डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर को, तो इनको चेक करते हैं। प्रोसीजर क्या है इसका, किस तरीके से एक्सेप्टेंस सैंपलिंग की जाती है। तो फर्स्ट इज टेक वन और मोर सैंपल एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट और शिपमेंट ऑफ आइटम। तो एक लॉट में से या बल्क जो आइटम्स हैं उनमें से आप क्या करते हैं, रैंडमली कुछ सैंपल पिक कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा बल्कि आइटम के केस में नहीं किया जाता है। जो बल्कि आइटम है जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांसफार्मर या कोई कार, है ना, कार अभी तो आजकल ऑटोमेटेड असेंबली लाइन हो गई है तो जल्दी असेंबल होने लगी है, अदरवाइज इनको असेंबल होने में पहले महीनों का टाइम लगा करता था। ठीक है, इसी तरह से ट्रांसफार्मर को बनने में 4 महीने 6 महीने ये कॉमन है। ठीक है, उनकी असेंबली लाइन अभी इतनी ज्यादा ऑटोमेटेड नहीं है और वहां पर इतना वेट किया जा सकता है क्योंकि कस्टमर वेट करने के लिए तैयार है, इसलिए वहां पर अभी इतना टाइम लगता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वहां पर भी आप देखिए डिमांड बढ़ेगी तो उस हिसाब से वहां पर भी जो ये टाइम का कंस्ट्रेंट है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देख पाते हैं कि उसमें 4 महीने 6 महीने में एक ट्रांसफार्मर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि हर एक फेज में भी इंस्पेक्शन करते हैं और अल्टीमेटली जब फाइनल डिस्पैच होने से पहले टेस्टिंग भी की जाती है। ठीक है, तो वहां मल्टी फेज टेस्टिंग मॉडल अप्लाई किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो छोटे आइटम है, स्मॉल आइटम है, जैसे मैंने बताया था कि जो नेल आप बनाते हैं तो नेल में क्या देखते हैं कि मान लीजिए किसी में टिप नहीं है ना, तो आप उसमें क्या करते हैं, ऐसे ही आपने जो है उसको पिक किया किसी मशीन से और कार्टून में भर दिया और उसके बाद उसको तौल दिया, है ना, तौल के फॉर्म में आप जो है उसको डिस्पैच कर देते हैं। अब उसमें क्या हुआ कि जब मान लीजिए टेस्ट भी करना है तो आप क्या करेंगे, उस कार्टून को ओपन करेंगे, उसमें से रैंडमली कुछ कील निकाल करके नेल्स निकाल करके उनको चेक कर लेंगे, है ना, वो सही है या नहीं है, और जो परसेंटेज डिफेक्ट है या काउंट के बेसिस पर आप जो है एक्यूएल या एलटीपीडी डिसाइड करके और बाकियों को दे देंगे या गलने के लिए दे देंगे या वापस उसको रिफंड कर देंगे। ब्रेड के पैकेट में भी तो यही होता है ना, जो ब्रेड का पैकेट लेकर के आते हैं आपके यहाँ बेकरी वाले, तो वो क्या करते हैं, मैंने एक बार उनसे पूछा था कि आप जो ये लेकर के जाते हो दोबारा तो उनका क्या करते हो, तो वो कहते हैं कि वो जानवरों के लिए कंज्यूम हो जाता है ना, मछलियों के लिए लोग ले जाते हैं या जो उनके पेट होते हैं उनको कंज्यूम करने के लिए वो उनको सेल कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो एक्सपायरी डेट है उसके बियॉन्ड जो भी होती है वो ब्रेड्स वगैरह पैक करके ले जाते हैं, तो मीन्स रिटर्न का ऑप्शन देते हैं वो। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स कि मीन्स किस तरीके का आपका जो है प्रोसीजर है ना, इनपुट लेने का या आउटपुट का, और उसके बेसिस पर आप डिसाइड करते हैं कि आप कौन सा एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान वहां पर अडॉप्ट करते थे। टेक वन और मोर सैंपल्स एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट और शिपमेंट ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो उसमें से रैंडमली आप क्या करेंगे, कुछ सैंपल सेलेक्ट कर लेंगे जो भी लॉट है उसमें से, इंस्पेक्ट ईच ऑफ द आइटम इन द सैंपल, और जो सैंपल सेलेक्ट करेंगे उसमें हर एक आइटम को आप सीरियसली चेक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड डिसाइड वेदर टू रिजेक्ट द होल लॉट बेस्ड ऑन द इंस्पेक्शन रिजल्ट। अब इसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना है कि वो जो आपने लॉट मतलब जो सैंपल लिया है उसके बेसिस पर आप होल लॉट को डिसाइड करेंगे कि
मुझे ये लॉट एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो दैट इज नोन एज एक्सेप्टेंस सैंपलिंग। एक्सेप्टेंस प्लान क्या होता है? सेट द प्रोसीजर फॉर इंस्पेक्टिंग द इनकमिंग मटेरियल और द फिनिश्ड गुड। ठीक है, तो प्लान क्या है कि अल्टीमेटली देखिए वहां पर आप दो क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं। एक होता है इक्वल एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल और दूसरा होता है लॉट टॉलरेंस परसेंटेज डिफेक्टिव। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, एक एक्सेप्टेंस प्लान बनाते हैं। अभी मैं बताऊंगा आगे कि क्यों ऐसा करते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ द प्रोसीजर फॉर इंस्पेक्टिंग इनकमिंग मटेरियल और द फिनिश्ड गुड। ठीक है, तो आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ सैंपल। सबसे पहले जब आप एक्सेप्टेंस प्लान तैयार करते हैं तो क्या करते हैं, टाइप ऑफ सैंपल, क्या सैंपल में पिक करोगे, क्या चेक करोगे, है ना। क्योंकि आप चेक क्या करते हैं, जो कस्टमर एक्सेप्ट करे। ठीक है, अब मान लीजिए पहले जो बल्ब्स आया करते थे तो बल्ब में क्या है, फिलामेंट लगा होता था अंदर, है ना। तो अब फिलामेंट का साइज क्या है उससे कस्टमर को क्या मतलब है, ठीक है, उसको इससे मतलब है कि वो बल्ब जो है वो जल रहा है या नहीं जल रहा है, फंक्शनिंग है या नहीं है ना। तो जब टेस्ट करते हैं या जब आप मॉल वगैरह से जैसे ट्यूबलाइट वगैरह या सीएफएल वगैरह परचेज करके लाते हैं तो क्या देखते हैं कि वो चल रही है या नहीं चल रही। ठीक है, उसके बाद उसमें वारंटी लिखवा लेते हैं। अगर वारंटी के अंदर खराब हो गई तो आप क्या करेंगे, उसको जाकर के रिफंड कर देंगे। नहीं खराब हुई, उसके बाद वारंटी पीरियड कंज्यूम करने के बाद उसके बाद अगर खराब होती है तो आप क्या करते हैं, फिर वो किसी मतलब का नहीं रह जाता, है ना। फिर आप क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ सैंपल की, जो सैंपल लिया है उसमें आप फर्दर क्या चेक कर रहे हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं जो कि कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, टाइप ऑफ सैंपल क्या है, बेसिकली क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं। जैसे वेट टेस्ट करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप थोड़ा थोड़ा सा भी में कम करते जाएंगे तो आपको फायदा है लेकिन कस्टमर को नुकसान है। ठीक है, और अगर थोड़ा थोड़ा आप ज्यादा तोलते जाएंगे, जैसे दूध वाला है आपके यहाँ आता है जो दूध लेकर के, अगर नॉर्मल दूध ही का आपने प्रैक्टिस देखी हो तो क्या करता है, वो 1 लीटर आपको तौल करके देगा, उसके बाद थोड़ा सा अलग से भी देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से वो अगर सभी को देता रहेगा तो उसको लॉस नहीं होगा, तो इसलिए वो पानी मिला करके पूरा कर लेता है। ठीक है, जनरली आप लोग देखते हैं ना कि वो पानी मिला लेता है, तो पानी मिला लेता है तो इसलिए वो आपके सामने एक्स्ट्रा भी दे देता है। ठीक है, तो उससे क्या है कि वो अपना लॉस उस तरीके से कवर करता है। ठीक है, ये जस्ट एक एडल्ट्रेशन प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो टाइप ऑफ सैंपल एंड सैंपल साइज। ठीक है, अब सैंपल साइज क्या है कि मैं कितनी क्वांटिटी वहां पर चेक करूंगा, है ना। जैसे मैंने बताया ना कि 10,000 का भी कार्टून साइज हो सकता है, लॉट साइज हो सकता है, 1,000 का भी हो सकता है, 1 लाख का भी हो सकता है, 10 लाख का भी हो सकता है। अब उसमें से आप अपना सैंपल साइज कितना रखेंगे, आप अपनी स्टडी करते हैं जो ये प्रोजेक्ट की, एसआईपी वगैरह की, तो इसमें भी आप सैंपल साइज डिसाइड करते हैं ना, कितना करते हैं, 100, है ना। अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है तो जनरली 100 का साइज आइडियल माना जाता है, लेकिन जो थीसिस वगैरह होती है वो उसमें देखिए तो आजकल 1000 में सैंपल चला गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, है ना। अब रिसर्च पेपर अगर बनाना है तो उसके लिए तो 100 का या 50 का जो साइज है वो सफिशियंट है। ठीक है, अगर आपने उतना भी इंटरव्यू कर लिया है या क्वेश्चनियर के थ्रू भरवा लिया है तो उतना रिसर्च पेपर के लिए सफिशियंट है, लेकिन थीसिस के लिए उतना सफिशियंट नहीं। ठीक है, तो सैंपल साइज डिपेंड करता है कि आप क्या चेक करना चाहते हैं और किस तरीके से चेक करना चाहते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कंसीडर करना चाहते हैं। क्राइटेरिया यूज टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट अ लॉट, और इसके बाद आप जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पर उस लॉट को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो अब इसमें दो तरीके का जो मतलब कह सकते हैं, दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, सप्लायर और कंज्यूमर, है ना। मींस बायर, एक सप्लायर जिससे मटेरियल ले रहे हैं, और बायर मींस मैन्युफैक्चरर हो सकता है, या आप सप्लायर हो सकते हैं एज ए मैन्युफैक्चरर और कस्टमर बायर हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए दो पार्टी हैं, एक बायर है और एक सेलर है, वो इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, है ना। सेलर क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को प्रोवाइड करा रहा है, और बायर क्या है, उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, तो मस्ट नेगोशिएट। तो ये दोनों नेगोशिएट करते हैं कि हम कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन लगाएं जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करें कि हमें लॉट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो ये दो कंडीशन है जो कि लगाई जाती है। ठीक है, पहला होता है एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल। तो एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, फर्स्ट पॉइंट ये क्या है, क्वालिटी लेवल ऑफ गुड लॉट, है ना। एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल वो क्या है कि हाँ, इससे अगर कोई इतनी कमोडिटी है तो मैं तो मानूंगा कि हाँ ये लॉट अच्छा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप ये नेल की बात कर रहा हूँ, है ना। नेल का आपने कार्टून देखा, उस कार्टून में आपने तौल करके देखा कि हाँ 1 kg नेल के कार्टून उसने बना करके दिए हुए हैं। ठीक है, और मान लीजिए उसमें आप फॉर एग्जांपल आप उसमें से 10 नेल निकालते हैं। ठीक है, किसी हर एक कार्टून में से 10 नेल निकाल करके चेक करते हैं कि कितने जो हैं वो मतलब टिपलेस नेल्स हैं, है ना।
तो अगर टिपलेस नेल्स हैं तो मतलब वो किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उनको अलग हटा करके रखोगे, ठीक है, और वो फर्दर जो है वो रिटर्न में कर दोगे। लेकिन ये है कि अगर एक लॉट में से ज्यादा निकल जाते हैं तो वो आपके लिए लॉस है। तो एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल वो कितना रखेंगे, कितने से ऊपर आप जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं 10 अगर नेल चेक करता हूं और अगर उसमें से 2 नेल, ठीक है, खराब भी हैं, तो भी मैं मान लूंगा कि हाँ ठीक है, दो दो से अगर ज्यादा हुए तो मैं ये सोचूंगा कि नहीं नहीं ये लॉट खराब है। 10 में से 2 हो रहे हैं, मीन्स एक तरीके से मैंने 20%, 20% वैसे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जनरली 100 में से आप कंसीडर करते हैं ऐसा, ठीक है, 2%, 5%, 10% है ना, वो डिपेंड करता है। अभी आगे मैं एक एग्जांपल भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि चलिए ठीक है, 10 में से आपने बोला कि अगर 2 नेल तक मिलते हैं मुझे, ठीक है, तो मैं कंसीडर करूंगा कि हाँ ठीक है चलो मैं ले लेता हूँ इस लॉट को, है ना। लेकिन अगर उससे ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वहां पर रिटर्न हो रहा है, इसलिए मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोड्यूसर सप्लायर डज नॉट वांट लॉट्स विद फ्यूअर डिफेक्ट देन एक्यूएल रिजेक्टेड, है ना। तो एक्यूएल आपने एक लिमिट डिसाइड कर ली कि नहीं, इतनी लिमिट तक, मीन्स 2 तक अगर नहीं निकलेंगी तो मैं उस लॉट को रख लूंगा, और उससे ऊपर जो होगी तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब वहां पर आपका जो सप्लायर है ना, वो बोलेगा कि ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई अच्छा लॉट ऐसा हो जो आप रिजेक्ट कर दें, है ना। जब आपने वो 10 पिक किए, 10 में से पता चला 4 निकल गए, और जब मैंने पूरे काउंट किए तो देखा कि पता चला कि जो परसेंटेज है ना, जो आपने परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पर तो 20% का है, तो जो आप 20% यहाँ पर ले रहे हो, तो उससे पता चला कि मैंने जब टोटल चेक किया तो उसमें 5% नेल्स ऐसी निकली थी जो जो टिपलेस थी। और वैसे अगर मैंने देखा तो आप जो है 20% से ऊपर, मीन 40% तक जो है निकल रहा है डिफेक्ट। तो इसलिए आप थोड़ा सा क्राइटेरिया को और थोड़ा सा लीनियंट करो। तो लीनियंसी के लिए वो बोलेगा चलो ठीक है 3 मान लिया मैंने, है ना, फिर 10 चेक करूंगा, अगर 3 तक डिफेक्ट निकलता है तो 3 क्या है, मेरी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है कि मैं 3 को बुझे मन से, मतलब ये है कि क्वालिटी लेवल ऑफ बैड लॉट, मैं ये सोचूंगा कि चलो ठीक है मुझे एक बैड लॉट मिला है, ठीक है, लेकिन वो आपके पॉइंट को कंसीडर करते हुए मैंने वो 3 की लिमिट रख ली, ठीक है, कि क्वालिटी लेवल ऑफ बैड लॉट मेरे लिए क्या है, 3 है, और क्वालिटी लेवल ऑफ गुड लॉट मेरे लिए क्या है, 2 है ना। तो अगर 2 मिलता है तो मैं बहुत खुशी खुशी उस लॉट को एक्सेप्ट करूंगा, और अगर 3 मिलता है तो आपके पॉइंट को कंसीडर करते हुए मैं उसको कंसीडर करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन 3 से बियॉन्ड अगर मुझे नेल टिपलेस मिली तो मैं क्या करूंगा, उस पूरे लॉट को रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। 1 kg का जो लॉट है मैं क्या करूंगा, उसको रिजेक्ट कर दूंगा। तो अब इसमें क्या है, कंज्यूमर बायर डज नॉट वांट लॉट्स विद द मोर डिफेक्टिव देन एलटीपीडी एक्सेप्ट, है ना। तो जो बायर है वो ये सोचेगा कि अब ये बैड लॉट से भी अगर ऊपर जाता है लिमिट, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। सब्जी लेने जाते हैं तो क्या देखते हैं भाई, आलू है अगर सस्ता मिल रहा है तो उसमें क्या देखते हैं कि अगर कुछ एक आध खराब पीस भी आ गए, वो होते हैं ना ग्रीन वाले, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा कड़वाते टाइप के हैं, है ना। तो क्या करते हैं, चलो ठीक है 2 4 आ गए तो मैं उनको छांट के हटा दूंगा, ठीक है, या कट करके उतना पोर्शन निकाल दूंगा, बाकी का कंज्यूम कर लूंगा, ठीक है। तो अब वो उसमें भी तो आपकी लिमिट होती है ना, आप उसको चारों तरफ से घुमा घुमा के चेक करते हैं, उसके बाद जो है आप लेते हैं, है ना। तो व्हाट इज दैट, द एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल एंड लॉट टॉलरेंस परसेंटेज डिफेक्टिव। तो दैट इज द मींस, बेसिकली जब आप एक्सेप्टेंस प्लान बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें ये दोनों जरूर डिसाइड करेंगे कि क्वालिटी लेवल ऑफ गुड लॉट क्या होगा और क्वालिटी लेवल ऑफ बैड लॉट क्या होगा। मींस क्या आप बैड लॉट कंसीडर करेंगे, लेकिन हाँ फिर भी आप ले लेंगे, ठीक है, कुछ कंसीडर करते हुए, क्योंकि आपको प्राइस में वो कम पड़ रहा है, या कुछ और पैरामीटर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो कि जैसे रिटर्न का मैंने बताया कि आप रिटर्न दे रहे हो, तो चलो ठीक है मैं उनको अलग निकाल के इकट्ठा करता जाऊंगा और बाद में मैं आपको बल्क में दे दूंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने उसको कंसीडर कर लिया है, ठीक है, दिस टाइम। So that is the difference between in these two terms. Okay. So is there any doubt, any query? So you may ask. Otherwise, we may discuss the example. No, sir. Okay. Just a minute. So thank you for this.